हेलो स्टूडेंट्स, और आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रीडर एकेडमी विद जयंत स्वागत है। और मेरा नाम है जयंत रावत। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं राज्यपाल को डील करेंगे। और राज्यपाल को डील करने से पहले चलिए समझ जाते हैं कुछ और बातें। जैसा कि हम राज्य के अंतर्गत बात कर रहे हैं, राज्य के अंतर्गत, तो यदि बात किया जाए राज्य में, तो राज्य में जो कानून बनाने का काम करता है उसका नाम है विधानमंडल। क्या नाम है उसका दोस्तों? बिल्कुल आसान से याद करेंगे। क्या नाम है? विधानमंडल। यानी कि एक कोई पूछता है कि बताइए कि राज्य में जो कानून का निर्माण करता है उससे क्या कहते हैं, तो कहेंगे विधानमंडल। और उसी तरह जैसे संघ में पढ़े कि जो है कि कानून निर्माण करता है उसे हम बोलते हैं संसद। क्या कहते हैं दोस्तों? संसद। जब संसद कहते हैं तो उसी तरह समझिए कि विधानमंडल है जो राज्य में है। जो राज्य में आता है यह कहाँ आता है दोस्तों? तो संघ में। आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा, बिल्कुल पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विधानमंडल 3 से मिलकर बना है, मुख्य रूप से 3 से। यानी कि इससे कह सकते हैं कि जो विधानमंडल है 3 इसके पार्ट है, भाग है। पहले नंबर पे बात करें तो राज्यपाल, दूसरे नंबर पे बात करें तो विधानसभा, जैसा कि इस वक्त पढ़ा भी चुके हैं, बस थोड़ी सी जानकारी देंगे। और यदि आगे बात करें थर्ड पे तो विधान परिषद, जैसे कह सकते हैं विधानसभा, इसे कह देंगे विधान परिषद। थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा? विधान परिषद। चलिए समझते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद से मिलकर क्या किसका निर्माण होगा? तो विधानमंडल का। विधानमंडल क्या करता है? कानून का निर्माण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताया था सूची, केंद्र सूची, जिसमें बताया था सूचियां, बताया थे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूचियां होती है। तो उसके अंतर्गत बात करेंगे। चलिए, यानी कि इसमें हमें डील करना है राज्यपाल को। तो राज्यपाल से जितने अनुच्छेद होते हैं, जितने अनुच्छेद परीक्षा में पूछे जाते हैं, बनते हैं, परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम डील करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यदि पूछा जाए कि बताइए किस अनुच्छेद में कहा गया है कि एक राज्यपाल का पद होगा, तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? 153 में। किसमें कहा गया? देखिए आप लिखे भी हैं 53 में। देखिए दोस्तों, लिखने का मेरा टारगेट यही होता है कि ताकि जो लिखने में जो समय जाता है उसको, उस समय को हम कम कर सकें और आपको अधिक से अधिक प्रॉफिट दे सकें। चलिए तो पहले समझते हैं राज्यपाल यदि राज्य के अंतर्गत आते हैं तो राज्यपाल जो है देखा जाए तो राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। कैसा प्रधान होता है दोस्तों? तो नाम मात्र का प्रधान होता है। उसी तरह यदि संघ में पहुंच जाए तो उसी तरह से संघ की बात करें तो राष्ट्रपति जी हैं। जो राष्ट्रपति का पद है जो है कि सर्वोच्च होता है। और कैसा होता है? सर्वोच्च तो होता है, लेकिन कैसा होता है? सिर्फ नाम मात्र का होता है। नाम मात्र मीन्स शक्तियां किसके पास होती है संघ में? तो प्रधानमंत्री जी के पास होती है। उसी तरह से यहाँ पर जो राज्यपाल होता है, राज्य की कार्यपालिका का जो राज्यपाल होता है, वास्तविक शक्तियां राज्यपाल में नहीं होती है, लेकिन संविधान में कहा गया है कि राज्यपाल एक मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। और उस मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, लेकिन उस मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। और मुख्यमंत्री वही होगा जो विधानसभा का बहुमत होगा, यानी कि कह सकते हैं जो विधानसभा का नेता होगा और जिसकी बहुमत होगी। किसकी बहुमत होगी? जिसकी विधानसभा में बहुमत होगी, वही क्या होगा? मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। मुख्यमंत्री पढ़ाएंगे, बहुत कुछ पढ़ना है, तो चलिए आप समझते हैं। तो वास्तविक राज्यपाल के पास नाम मात्र की शक्तियां होती हैं। और आगे चले राज्य कार्यपालिका में तो वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? तो वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री के पास होती है। किसके पास है दोस्तों? तो मुख्यमंत्री के पास।
यानी कि वास्तविक शक्तियां देखा जाए तो वास्तविक जो शक्ति है मुख्यमंत्री के पास है। बिल्कुल तुलना करके पढ़ेंगे। यदि आप वीडियो राष्ट्रपति का नहीं देखे हैं, प्रधानमंत्री का नहीं देखे हैं, उपराष्ट्रपति का नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि राष्ट्रपति को देखना बहुत जरूरी है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। क्योंकि जैसे केंद्र में संघ में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है, उसी तरह से राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें क्या करें, सबसे पहले राज्यपाल की बात करते हैं। चलिए, तो बता दिया कि जो नॉमिनल हेड होता है, नाम मात्र का हेड होता है, राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति समझते हैं, एक बार और समझ लेते हैं यहीं पे। चलिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो नियुक्ति राज्यपाल की होती है वह राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति उसी को राज्यपाल नियुक्त करेंगे जिसकी सरकार होगी, जो नामांकित हो जाएगा। जिसकी सरकार होगी उसे नामांकित किया जाएगा, जिस व्यक्ति को नामांकित किया जाएगा उसे उस राज्य का राज्यपाल चुना जाएगा। एक बात यहीं से बताते चले कि जो राज्यपाल होता है एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। देखिए दोस्तों, एक समझिए, एक ये जरूरी नहीं है कि केवल एक राज्यपाल यानी एक व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल होगा, या एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। कि किस संविधान संशोधन होगा? तो 7वां संविधान संशोधन किया गया। 7वें संविधान संशोधन 1956 में किया गया और कहा गया कि जो व्यक्ति है यानी कि एक व्यक्ति या एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। चलिए अब चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्यपाल की। तो राज्यपाल अनुच्छेद 153 में है, कहा गया कि एक राज्यपाल होगा, उसका पोस्ट किसमें है? 153 में है। आगे बढ़ते हैं तो 153 की बात कर लिए। चलिए मार्केट कलर चेंज करते हैं। इसके बाद देखते हैं तो बात किया गया कि 155, अभी कहेंगे 155। तो यदि देखा जाए तो 153, 155, तो 153 में एक पद होगा और वो पद होगा, कहा गया कि जो है कि राज्य में एक पद होगा जो क्या होगा, किसके बराबर होगा, मतलब किसकी तरह होगा? जैसे राष्ट्रपति है संघ में, उसी तरह केंद्र में, जैसे संघ में है केंद्र में है राष्ट्रपति, उसी तरह राज्य में कौन होगा? राज्यपाल होगा। चलिए आगे। तो नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा, बताएं कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और उसके बारे में भी कहेंगे जिसकी सरकार होगी, जिस व्यक्ति को नामांकित करेगी उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्यपाल चुनेंगे। चलिए इसकी बात करते हैं। तो 155 क्या हो गया? तो नियुक्ति हो गई। आपको अनुच्छेद बहुत याद करना है क्योंकि इसमें अनुच्छेद ही के कमाल है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। चलिए जैसे कॉन्सेप्ट बता रहे उसी तरह आप करते रहिए और किताब से भी आप पढ़ते रहे, बिल्कुल आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। 155 हो गया। बात करते हैं 157 की। 157 में क्या का? योग्यता। क्या हो गया? योग्यता। तो समझते हैं राज्यपाल की मुख्यतः से 2 योग्यता होगी। राज्यपाल की मुख्यतः से 2 योग्यता होगी। क्या होगा? पहला क्या है? वो भारत का नागरिक हो। क्या हो? वो भारत का नागरिक हो। दूसरी बात यह है भारत का नागरिक हो, और दूसरी बात यह है कि उसकी आयु 35 वर्ष कंप्लीट। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 35 वर्ष। राष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। बताइए प्रधानमंत्री की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अभी बताएंगे तो मुख्यमंत्री की आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। चलिए तो समझेंगे कैसे याद करेंगे, बिल्कुल पढ़ते रहिए, बिल्कुल सब कुछ याद हो जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। शपथ। योग्यता की बात कर लिए तो नॉर्मल देखा जाए तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु कंप्लीट कर चुका हो, और पागल दिवालिया ना वैसे तो होता ही है। चलिए आगे पढ़ा चुका है। अनुच्छेद 159 की बात करें शपथ। यदि बात किया जाए शपथ तो अनुच्छेद 159 कहता है कि शपथ की बात की जाती है। तो अभी देखें कि नियुक्ति की गई राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब उसे रखा गया, योग्यता हो गई शपथ। तो यार दिमाग में रखिए आप कि इसको शपथ कौन दिलाता है। तो आप हमें बताइए कि राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाता है जो केंद्र में है? जल्दी बोलिए।
कमेंट में बोला करिए, कमेंट में आप बताया करिए। चलिए, तो राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाता है जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। यदि देखा जाए तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो सर्वोच्च मींस जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसको क्या किया जाएगा, उसको राष्ट्रपति जी की शपथ के लिए बुलाया जाएगा। चलिए, तो उसी तरह राज्यपाल की हम बात कर रहे हैं और राज्यपाल की बात कर रहे हैं, तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? आप बिल्कुल सोचना नहीं, जब वो केंद्र में है तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, तो उसी तरह से उस राज्य का जो हाई कोर्ट होगा, जो हाई कोर्ट होगा, उच्च न्यायालय होगा, उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश, तो जो मुख्य न्यायाधीश होगा वह क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। क्या करेगा दोस्तों, शपथ किसको दिलाएगा, तो राज्यपाल। मान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन, इसके बाद किसका नंबर आ जाएगा, वरिष्ठ न्यायाधीश, सॉरी इसका नंबर आ जाएगा वरिष्ठ न्यायाधीश का। मीन्स उसके बाद जो वरिष्ठ होगा, जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। तो यानी जैसे हम पढ़े सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए कौन, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उसी तरह से राज्यपाल को दिलाने के लिए शपथ राज्य का मीन्स जो राज्य का होगा, जो हाई कोर्ट होगा, वो क्या करेगा, वो शपथ दिलाएगा। नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश। क्लियर होगा दोस्तों? बिल्कुल है। चलिए, तो समझ लिया 153 में क्या कहा गया है, पद होगा। इसके बाद अब आपके अनुच्छेद की 155 में क्या कहा गया है, तो क्या कहा गया है, नियुक्ति होगा। इसके बाद बात करें 157 में क्या कहा गया है, योग्यता होगा। फिर 159 में क्या कहा गया है, शपथ होगा। तो चलिए बताइए, राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाता है, कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अब शपथ की बात करते हैं, तो बताइए कि राष्ट्रपति जी का किस अनुच्छेद के तहत शपथ की बात की गई, किस अनुच्छेद में कहा गया कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाएगा, शपथ की बात की गई है। क्योंकि इसको देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल को एक करके हमें पढ़ना है। यदि उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखिए और कोशिश करें कि इसके अनुच्छेद याद जाए। तो बताते चले, ये 60 के तहत राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है, अनुच्छेद 60 के तहत। चलिए आगे, अब यहां से देखते हैं, तो थोड़ा इसमें निकालें। अब इसके बाद देखते हैं, तो हो गया कुछ अनुच्छेद थे राज्यपाल समेत। अब राज्यपाल से संबंधित शक्तियों की बात करते हैं, शक्तियां, राज्यपाल से संबंधित शक्तियां। तो सबसे पहले 154(1) की बात करते हैं, 154(1) की बात करते हैं। तो राज्यपाल में कहा गया है कि राज्यपाल शक्ति, देखिए आप लिखे हैं शक्ति। तो राज्यपाल समझते हैं, तो राज्यपाल कहा गया है कि 154(1) में कि राज्यपाल अपनी शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ अधिकारी का मतलब ये होता है दोस्तों, जो है कि राज्यपाल शक्ति का प्रयोग स्वयं भी कर सकता है कुछ कुछ मामलों में, लेकिन अधिकतर मामलों में, क्योंकि बताया कि अभी नॉमिनल हेड है, 9 मात्र का हेड है, तो इसके पास ज्यादा पावर्स नहीं है, तो यह क्या किसी के माध्यम से करेगा। यानी कि जो भी काम किए जाते हैं, राज्यपाल की बात कर रहे हैं, देखिए जो भी काम किए जाते हैं राज्यपाल पर ही, राज्य के पर किए जाते हैं। उसी तरह केंद्र में जो भी काम किए जाते हैं राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। तो जो राज्यपाल है अपनी शक्ति का प्रयोग किसके अनुसार करेगा, अधीनस्थ अधिकारियों के अनुसार। किसके अनुसार करेगा दोस्तों, तो अधीनस्थ अधिकारी के अनुसार। अधीनस्थ अधिकारी मतलब, अधीनस्थ अधिकारी का मतलब ये होता है कि मंत्री परिषद और राज्य की मंत्री परिषद, याद रखिएगा, राज्य की मंत्री, अभी पढ़े हैं, देखिए अभी पढ़ाएंगे आपको कि मंत्री परिषद का गठन कैसे होता है। राज्य की मंत्री परिषद को पढ़ाएंगे कि कितने सदस्य कहां से आते हैं। जैसे कि बात किया जाए राज्य में, तो विधानसभा बताए, विधान परिषद है, तो विधान परिषद ये आते कहां से, विधानसभा में कितने मेंबर हो सकते हैं, विधान परिषद में कितने मेंबर हो सकते हैं, एक सबके कैसे होते हैं, इसको बात करेंगे। तो सबसे पहले बात क्या है कि शक्ति का प्रयोग जो है, राज्यपाल को शक्ति दिया गया है 154 के तहत, यानी कि 154 के तहत कहा गया है कि अपनी शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।
स्वयं भी कर सकता है जहां तक लिमिटेड है, लेकिन स्वयं शक्तियां लिमिटेड है और वह इसका मतलब उसका उसी में उसका मंत्रिपरिषद का प्रधान राज्य में कौन होता है? राज्य में मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो बताइए केंद्र में संघ में मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। आगे समझे, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 164 एक में कहा गया है, 164 एक में कहा गया, जैसे हम पढ़े 154 बहुत ही आसान देखे, 153 2 छोड़ 155 2 छोड़ 157 2 छोड़ 159। क्लियर हुआ? ऐसा पद नियुक्ति योग्यता शपथ, पद नियुक्ति योग्यता शपथ, बस 154 फिर 155 फिर 157 फिर 159। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो नियुक्ति करें कि 164 एक में कहा मुख्यमंत्री की नियुक्ति, यानी कि कहा गया कि इसकी शक्तियां हैं कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। लेकिन समझते हैं राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, इसे मिटा देते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा ये कहा गया, लेकिन क्या राज्यपाल तो स्वयं मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा? नहीं। तो समझते हैं राज्यपाल मुख्यमंत्री, कहा गया कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, लेकिन जो विधानसभा का नेता होगा, विधानसभा के नेता यानी कि जो और विधानसभा में जिसका बहुमत होगा, जिसकी जिसकी सरकार रहेगी, जो जीत जाएगा विधानसभा में, वो क्या होगा? उसके दल के नेता को, जो पार्टी जीत जाती है, जो दल जीत जाता है, उसके नेता को, विधानसभा के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। क्या करेगा दोस्तों? मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। क्लियर हुआ? इसका मतलब कि पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, तो किसमें कहेंगे? 164 में, 164 में कहेंगे। चलिए यहीं पर समझिए, यहीं समझते हैं। आगे चलिए बता दीजिए प्रधानमंत्री की बात किस अनुच्छेद में की गई है? किस अनुच्छेद में की प्रधानमंत्री की बात बताइए? तो 75 में। उसी तरह इसमें बात की है, राज्य में आ जाए तो 164 में। मंत्रिपरिषद की बात की गई है, संघ की मंत्रिपरिषद की बात की गई, बताइए तो 74 में। चलिए बताएं कि राज्य को पूरी तरह डिटेल में पढ़ेंगे। आप, मेरे कहने का मतलब है कि एक पूरी तरह से क्या करिए, एक जोड़ के पढ़िए। आप संघ की कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका एक कर दीजिए। जहां पर जोड़ना है दोस्तों आप जोड़ के पढ़िए और बिल्कुल देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा। तो 164 समझ लिए। 174 की बात करते हैं। 174 सत्र बुलाना, सत्र अवसान करना, यानी कि सत्र बुलाने की शक्ति और सत्रावसान करने की जो शक्ति है, मतलब कि बुलाना जो है वो किसको है? तो राज्यपाल। देखिए शक्तियां पड़े राज्यपाल की, तो राज्यपाल को है। यानी क्या कर सकता है? राष्ट्रपति सत्र को बुला सकता है। फिर पूछा जाए कि राज्य में शक्ति राज्यपाल जो है कि बुलाता है। देखिए जैसे केंद्र में है सत्र बुलाने, सत्रावसान करना किसको प्राप्त है? शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। लेकिन याद रखिएगा कि सत्र बुलाना, सत्रावसान किसको प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन उसकी अध्यक्षता संघ में कौन करता है? कौन करता है बताइए? तो लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए 174 समझ गए। देखिए 154 164 174 बहुत ही आसान है। 154 164 174 सत्र बुलाना, सत्रावसान करना। अब आगे बात करते हैं सबसे पावरफुल जो राइट्स है, शक्ति है, वो क्या है कि अध्यादेश जारी करने की। अध्यादेश यानी अध्यादेश जारी कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? राज्यपाल 213। तो बताइए राष्ट्रपति बहुत फेमस है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो बताए थे जैसे 213 है, क्या है दोस्तों? 213 है, तो क्या कर सकते हैं? 123 कर सकते हैं। तो यह राष्ट्रपति जी को प्राप्त है, प्रेसिडेंट, और यह किसको प्राप्त है? गवर्नर, राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल। क्लियर दोस्तों? तो 213 करना कुछ नहीं है। यह देखिए 1 2 3 है, 1 2 3। अब ये क्या हो गया? ये 2 कहां चला जाएगा? यहां पर आएगा, पहले यहां पर आ गया, तो क्या हो जाएगा? अध्यादेश जारी करने से। देखिए पहले ही बता चुके हैं कि अध्यादेश होता क्या है। देखिए जब संसद का
जैसे बताया था राष्ट्रपति में जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी देश को किसी कानून की अति आवश्यक कानून की जरूरत होगी, हम इस कह सकते हैं कानून की बहुत ही आवश्यक हो गई, जरूरत हो गई और सत्र नहीं चल रहा हो, तो उस समय राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं, अपनी शक्ति का प्रयोग करके उस कानून को जारी कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, मतलब कानून लागू कर सकते हैं। जैसे ही पहले क्या होता है कि जैसे कि जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले क्या लोकसभा राज्यसभा में जाता है, जो कोई विधेयक होता है लोकसभा में पेश हो गया तो यदि पारित हो गया राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति जी के पास जाता है और राष्ट्रपति जी के पास पारित होने के बाद वह कानून का रूप ले लेता है। तो उसी तरह जो हमें क्या होता है, जब कानून की जरूरत पड़ती है और सत्र नहीं चल रहा होता है तो उसमें अध्यादेश बनाया गया है कि चाहे राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल, केंद्र में कौन होगा राष्ट्रपति, राज्य में कौन होगा राज्यपाल, वो क्या कर सकता है अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश जारी का अध्यादेश का मतलब ये होता है कि जब किसी देश को कानून की आवश्यकता हो और क्या हो कि सत्र नहीं चल रहा हो तो वहां पर जब जरूरत हो तो वहां पर कौन क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसका मतलब तीनों शक्तियां लग गई, तो 1 2 3 जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, उसी तरह से विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। और आपको पता है कि विधान परिषद सभी राज्यों के लिए नहीं है, सभी राज्यों में नहीं है, लेकिन 6 राज्यों में सिर्फ विधान परिषद है और विधानसभा सभी में है। तो ऐसा कर सकते हैं। समझ में आया दोस्तों अध्यादेश? चलिए, बहुत ही क्लियर, बहुत ही समय लिया अध्यादेश को समझाने में, तो समझ में आ गया। चलिए, राष्ट्रपति जी को पढ़ाए थे, प्रेसिडेंट को, तो वहां पर बताया था अध्यादेश होता क्या। चलिए यहाँ पर भी समझ लिए। आगे चलते बजट रखवाना। देखिए, राष्ट्रपति राज्यपाल का जो कि पोस्ट एक ही है, बस नाम अलग है और थोड़ा सा अनुच्छेद अलग है, बाकी काम वही है। कहीं न कहीं 100% में से 80% 70% मिलेंगे, अनुच्छेद अलग अलग है, बस कॉन्सेप्ट वही है। चलिए, तो 202 में का बजट रखवाना। देखिए, तो बताइए केंद्र में बजट रखवाने कौन काम करता है, बजट रखवाने कौन काम करता है, तो क्या बताएंगे, केंद्र में बजट रखवाने का जो काम करता है वह कौन होता है, तो राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति। लेकिन राज्य में बजट कौन रखवाएगा, तो राज्यपाल। किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो 202 में कहा गया है। क्लियर होगा दोस्तों, 202 में। देखिए, बजट होता क्या है, जो वार्षिक आय व्यय होता है, वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा है। यानी कि एक वर्ष में क्या है कि वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वह क्या करती है, बजट अपना पेश करती है। बजट का मतलब कितना खर्च होगा, किस क्षेत्र में किसको कितना दिया जाएगा, उसके बारे में बात करती है, तो उसे हम बोलते हैं बजट। और ये क्या होता है, 1 साल का होता है। पूरी तरह से कितने साल का दोस्तों, 1 साल का होता है, जैसा कि जस्ट ही फरवरी में पेश किया गया था। एक बजट किसके द्वारा, जैसे केंद्र में किसके द्वारा पेश किया जाएगा, तो केंद्र में वित्त मंत्री, जो केंद्र की जो वित्त मंत्री होंगी वो पेश करेंगे। इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। चलिए दोस्तों, तो बजट जो पेश करवाता है कि केंद्र में वित्त मंत्री होगा, उसमें उसमें राज्य में जो होगा उसमें वो पेश करेगा। अब चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं बजट की। हो गया, तो पेश करवाना, मिस रखवाना, बजट को रखवाने कौन काम करेगा, कि बजट का समय हो चुका है तो राज्यपाल, उसी तरह केंद्र में राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या बात कर ले, अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 अनुच्छेद 161 में कहा गया क्षमादान की शक्ति, यानी कि हम देखें तो इसे बोले क्षमादान की शक्ति, न्यायिक शक्ति। किस प्रकार की शक्ति है दोस्तों, न्यायिक शक्ति है। तो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो बताइए राष्ट्रपति कब, चलिए बताइएगा जो है कि हमें कमेंट करके राष्ट्रपति जी को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, चलिए जरूर बताइएगा, वीडियो देख रहे होंगे यदि तो। चलिए, क्षमादान की शक्ति की बात करें तो राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है 161 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत, तो 161 के तहत। चलिए आगे बात कर ले, तो क्षमादान की शक्ति कुछ मामलों में राष्ट्रपति, जिसे राष्ट्रपति जी क्षमा कर सकते हैं, उसे राज्यपाल भी क्षमा कर सकते हैं। चलिए 200, सीधा 200 विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए स्वविवेक आरक्षित कर सकता है या उसे वापस कर सकता है। यानी कि कोई विधेयक हो, बिल हो, कोई बिल हो और क्या किया जाए,
राज्यपाल के पास आता है, राज्यपाल के पास आता है तो क्या अपने मन से वो क्या कर सकते हैं, उसे वापस कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए छोड़ सकता है, या तो वह वापस कर सकता है, या तो वापस कर सकता है पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार के लिए, या तो पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। इसको क्या है कि शक्ति प्राप्त है, किसे प्राप्त है, राज्यपाल को। उसी तरह राष्ट्रपति को भी शक्ति प्राप्त है कि वो किसी विधेयक पर जो सोवी विवेक से क्या कर सकता है, उसे वापस कर सकता, आरक्षित तो नहीं करे, क्योंकि राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अब याद रखना, राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। आगे बढ़ते विधेयक राष्ट्रपति के विचार के सोवी का आरक्षित कर सकते, वापस कर सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आरक्षित नहीं करता, बल क्या कर सकता है, उसे पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। इसमें क्या है कि यह आरक्षित भी कर सकता है राज्यपाल, क्योंकि किस पे आधारित है, राष्ट्रपति पे, और इसे क्या कर सकता है, पूरी तरह से कहें तो वापस भी पुनर्विचार के लिए कर सकते, दो शक्तियां प्राप्त है। चलिए थोड़ी सी बात, एक बात और जान लेते हैं। चलिए यहाँ तक तो खत्म कर लिए राज्यपाल को। तो राज्यपाल से अनुच्छेद इतने महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, बिल्कुल। चलिए इसका राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है, राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है, यदि कार्यकाल की बात करें, पूरी वीडियो देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। अ लिटिल कहा गया है, इंग्लिश कोटेशन है, अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। तो आप देखिए पूरी वीडियो देखिए दोस्तों, पूरी वीडियो देखिए, बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। उसके बाद आप किताब से पढ़िए तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी वो क्या कर सकता है, त्याग पत्र दे सकता है। क्या कर सकता है, त्याग पत्र, क्या कर सकते दोस्तों, त्याग पत्र दे सकता है, त्याग पत्र दे सकता है। किसको देगा, तो राष्ट्रपति जी को देगा। किसको देगा त्याग पत्र, राष्ट्रपति जी को देगा। तो क्या कर सकता है, त्याग पहले भी त्याग पत्र दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते तो हम समझ लिए, कहीं ना कहीं हम अनुच्छेदों को समझ लिए, कॉन्सेप्ट आ गया। फिर आप किताब से पढ़िए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि आप बिल्कुल समझ में आएगा आपको, आप किताब तो पढ़िए। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अनुच्छेद से मुख्यमंत्री लिखे, जैसे कि पहले बता भी चुके हैं। मुख्यमंत्री का कहा गया कि पद होगा किस अनुच्छेद के तहत, 164 के तहत। जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। जैसे बता इस पर कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, जैसे कि जब पढ़ाएंगे विधानसभा और विधान परिषद, तो विधानसभा का नेता होता है, मुख्यमंत्री किस सदन का नेता होता है, तो विधानसभा का नेता होता है। राज्य में, राज्य की जो कार्यपालिका है द्विसदनात्मक भी होती है और एक सदनात्मक भी होती है। मतलब जिसमें द्विसदनात्मक 2 सदन होंगे, जिसमें विधानसभा विधान परिषद दोनों होंगे, वह द्विसदनात्मक हो जाएगी। लेकिन जिसमें केवल विधानसभा होगी वो एक सदनात्मक हो जाएगी। चलिए दोस्तों समझते हैं, समझ लीजिए राज्यपाल द्वारा हो जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री के पद है, पढ़ाई भी आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाधिवक्ता, इसको आप समझिए, महाधिवक्ता। देखिए आप समझ गए होंगे इस बात को। महाधिवक्ता, जो महाधिवक्ता होता है दोस्तों, वो राज्य के अंतर्गत आता है। अब आपको याद होगा, वीडियो देखे होंगे तो, महान्यायवादी, महान्यायवादी जो संघ में होता है, जो संघ में होता है महान्यायवादी, महान्यायवादी। उसी तरह से राज्य में क्या होता है, महाधिवक्ता होता है। पूछा जाए कि बताइए, आप फिर कमेंट में बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी की बात की गई है, बिल्कुल बताइए। जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आप जरूर कमेंट्स में बताइए, हम बताएंगे, आप सही बताएं गलत बताएं। चलिए तो महाधिवक्ता की बात करते हैं। तो ये जो महाधिवक्ता है, जो महाधिवक्ता है, ये महाधिवक्ता की बात है। महाधिवक्ता जैसे बताया दोस्तों, महान्यायवादी का वीडियो जरूर देखिएगा, महान्यायवादी को बहुत ही एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरह से किया है। तो देखिए जो महाधिवक्ता, जो महान्यायवादी होता है, जैसे केंद्र सरकार, संघ सरकार में जो सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, जो केंद्र सरकार या कह सकते हैं भारत सरकार को सलाह देने का काम करता है। तो उसी तरह से जो महाधिवक्ता होता है वह सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, विधिक अधिकारी होता है। और ये कहाँ का विधिक अधिकारी होता है, सर्वोच्च, तो राज्य का होता है। कहाँ का दोस्तों होता है, राज्य का।
और केंद्र में कौन होता है, संघ में कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है। अब सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है राज्य का। इसका मतलब है कि राज्य सरकार को, जो राज्य सरकार है उसको कानूनी मामले में जो कानूनी परामर्श सलाह है वो क्या कर सकता है, महाधिवक्ता दे सकता है। इसलिए क्या किया गया है, और किस अनुच्छेद में कहा गया कि महाधिवक्ता का पद होगा, तो 165 में। इससे संबंधित दूसरा अनुच्छेद है 165 तो 177। देखिए 2 अनुच्छेद उठाए, तो ये समझ लिए। देखिए इसकी योग्यता क्या होती है, तो देखिए बता, महान्यायवादी की योग्यता जो होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के योग्यता के बराबर होती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता के बराबर होती है, या कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है। उसी तरह यह हाई कोर्ट के, इसकी योग्यता क्या होगी, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होगी। जो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा उसकी योग्यता के बराबर महाधिवक्ता का, क्योंकि विधिक अधिकारी है तो इसकी जो योग्यता होगी हाई कोर्ट की, यानी हाई कोर्ट के लेवल की होगी। किसकी होगी दोस्तों, हाई कोर्ट की। और ये राज्य में है तो आपको पता है जब राज्य में क्या होता है, हाई कोर्ट होता है, और केंद्र में एक ही न्यायपालिका है, वह कौन है, सुप्रीम कोर्ट, जिसे कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम बात कर ले, तो इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होनी चाहिए। आगे बहुत बार पूछता है महाधिवक्ता महान्यायवादी में कि बताए किस अनुच्छेद का वोट देने का अधिकार नहीं है, मतलब वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वह क्या कर सकता है, विचार प्रकट कर सकता है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो कौन सा वो पद है, महाधिवक्ता है। देखिए महान्यायवादी महाधिवक्ता को बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, तो महान्यायवादी बताया कि राज्य में जैसे उसी तरह जो केंद्र में जैसे महान्यायवादी है उसी तरह से राज्य में कौन है, महाधिवक्ता है। अब देखिए इससे क्या है कि ये कहा गया कि अनुच्छेद 177 में कहा, जैसा कि लिखे भी हैं, तो 77 में कहा गया कि जो महाधिवक्ता होगा वो क्या कर सकता है, जो विधानमंडल है, विधान के राज्य में कौन है, विधानमंडल है, विधानमंडल की कार्यवाही चल रही है तो वह उस कार्यवाही में भाग ले सकता है, अपने परामर्श सलाह दे सकता है, लेकिन यदि जहां वोटिंग की बात आ जाए वो वोटिंग नहीं कर सकता है। किस अनुच्छेद में कहा गया, 177 में कहा। उसी तरह से बताइए कि महान्यायवादी है और महान्यायवादी है उसको किस पद में, किस अनुच्छेद में कहा गया कि महान्यायवादी होगा, कमेंट बताइएगा। और यदि बात किया जाए कि किसमें कहा गया है कि वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, अपने बात को विचार को प्रकट कर सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है, तो इसको मैं बताते चल रहे हैं। अनुच्छेद 88 में महान्यायवादी की बात की कि महान्यायवादी जो होता है, महान्यायवादी इसे वोट देने का अधिकार नहीं है, वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो क्या कर सकता है, संसद कार्यवाही में भाग ले सकता है। क्या दोस्तों, यहां से हमने क्या किया, महाधिवक्ता, कुछ मुख्यमंत्री के देख लिया अनुच्छेद, और राज्यपाल के अनुच्छेद देखे। तो सबसे ज्यादा राज्यपाल का था, और इसमें 2 अनुच्छेद महाधिवक्ता से थे, और महाधिवक्ता को बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप किताब से पढ़िए, बिल्कुल यदि नहीं पढ़ेंगे तभी से, यदि इतना याद है आपको परीक्षा में तो बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं है। चलो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। और मेरा नाम है जयंत रावत, और प्यार से बोलते हैं जय हिंद। फिर अगली वीडियो मिलेंगे। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।